तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5 क्लास 10th के लिए। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट ऑफ बीम, लाइट जब भी होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे रेयर से डेंसर में जाए या फिर डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है, तो अपने ट्रैक को चेंज कर लेती है। ठीक है, अपने ट्रैक को चेंज कर लेती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट जो लाइट ऑफ बीम है वो तिरछी जानी चाहिए। ठीक है, लाइट ऑफ बीम जो भी है या फिर लाइट जो भी है वो तिरछी जानी चाहिए। अगर तिरछी नहीं जा रही है तो रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो मान लिया कि एक मीडियम है, देखो दो केसेस हो सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट डिस्कशन करते हैं। जब लाइट कहां जा रही है, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में। ठीक है, पहले समझते कि रेयर मीडियम क्या है, ये रेयर डेंसर है क्या। ठीक है, ठीक है, या फिर ये समझा देते हैं कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या है, फिर रेयर डेंसर की बात करते हैं। कि मान लो एक लाइट ऑफ बीम है, ठीक है, और ये कोई पहला मीडियम है N1 और ये दूसरा मीडियम हम मान के चल रहे हैं N2। ठीक है, तो अब पहले मीडियम से लाइट ऑफ बीम आई, ठीक है, लाइट ऑफ बीम आई, यहां पे टकराई और यहां से जाना, ऐसे निकल जाना चाहिए था लाइट ऑफ बीम को, ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ये अंदर की तरफ बैंड होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। यहां पर हम क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। तो जो ये लाइट बैंड हो गई, पहले केस में क्या हुआ है, ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, आर। इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, आर। ठीक है, तो पहले केस में क्या हुआ, केस नंबर फर्स्ट था ये। केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, जो लाइट है वो जो ये हमने नॉर्मल डाला है, नॉर्मल की तरफ आ गई है लाइट। कहां आ गई, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, नॉर्मल की तरफ खिंच गई है लाइट। ठीक है, केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, अब सेकंड में क्या होता है दरअसल, अब मान लो कि यहां पर लाइट को हमने कहां भेजा है, रेयर से डेंसर में। वहां पर क्या था, रेयर से कहां भेजा था, डेंसर में। ठीक है, कहां भेजा था, रेयर से डेंसर में। ठीक है, रेयर से कहां भेजा था, डेंसर में। अब की बार हम लाइट को कहां भेज रहे हैं, अब की बार हम लाइट को भेज रहे हैं डेंसर से रेयर में। कहां भेज रहे हैं, डेंसर से रेयर में। ठीक है, डेंसर से रेयर में। तो अब की बार क्या हुआ, यहां पर परपेंडिकुलर जो हमने डाला, जो लाइट ऑफ बीम थी वो कहां है, वो नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, इसे जाना इसे चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से क्या हुई, दूर हट गई। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल आई, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, अब की बार क्या हुआ है, लाइट नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, तो या तो लाइट क्या होगी, या तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था, जो लाइट थी, ठीक है, जो लाइट थी वो कहां गई थी, रेयर से डेंसर में। अब रेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेयर को हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, रेयर को हम क्या बोलते हैं, विरल, और डेंसर को हम क्या बोलते हैं, सघन। ठीक है, डेंसर को क्या हम बोलते हैं, सघन। ठीक है, तो लाइट पहले केस में क्या हुई थी, रेयर से कहां गई थी, डेंसर में, और सेकंड केस में क्या हुई है, डेंसर से कहां गई है, रेयर में। जब रेयर से डेंसर में लाइट जाएगी तो जो नॉर्मल हमने डाला है ना, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, मतलब नजदीक आ जाएगी। और जब लाइट कहां जाएगी, डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, जब डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और जब रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लाइट ऑफ बीम है ये कैसी जानी चाहिए, तिरछी। ये जो लाइट ऑफ बीम है कैसी जानी चाहिए, तिरछी, नहीं तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो N1 N2 जो मीडियम है ना, ये मीडियम सेम भी नहीं होने चाहिए, नहीं फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर सोचो ये वाला मीडियम भी वही है, दूसरा वाला भी यही है, तब रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, कि मतलब रेयर मीडियम भी वही है, मतलब ये वाला भी मान लो रेयर होता, ये वाला भी रेयर होता, तो तब भी लाइट क्या होती, फिर कुछ होता ही नहीं, रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता ही नहीं, है ना। तो आ रही बात समझ में। तो दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के लिए दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए। तो लाइट क्या होती है, अब ऐसा होता क्यों है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेती है। ठीक है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है।
ठीक है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी जाती है, ठीक है, अगर कोई लाइट ऑफ बीम कैसे निकल गई है, सोचो अगर किसी मीडियम में जा रही है और परपेंडिकुलर निकली है, ठीक है, तो बिना रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाएगी, ठीक है। मान लो ये कोई मीडियम था N1, अगर ये लाइट परपेंडिकुलर आई है, ऐसे परपेंडिकुलर, तिरछी नहीं जा आके परपेंडिकुलर आई है सीधी, तो बिना रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाएगी, ठीक है, बिना रिफ्रैक्शन कैसे निकल जाएगी, सीधी, ठीक है। 90 डिग्री पर अगर 90 डिग्री पर अगर रेज आ रही है, 90 डिग्री पर अगर रेज आ रही है, ठीक है, तो नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर लाइट ऑफ बीम आ रही है तो कोई रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लाइट ऑफ बीम को कैसे आना पड़ेगा, तिरछी, ठीक है, लाइट ऑफ बीम को कैसे आना पड़ेगा, तिरछी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अच्छा, विचलित का है यूज किया, या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर तिरछी प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो अपने ट्रैक से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं कि कुछ टर्म कौन कौन से यूज किए गए हैं, ठीक है, तो मिटा दिया जाए, ठीक है, कुछ टर्म क्या क्या यूज किए गए हैं, चलो देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, मान लो हमारे पास कितने मीडियम है, दो मीडियम है, एक पहला मीडियम N1 है, दूसरा मीडियम क्या है, N2। मान लो हमारे पास दो मीडियम, ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि मान लो हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम को हम नाम दे रहे हैं N1 और दूसरे मीडियम को हम नाम दे रहे हैं N2, ठीक है। तो मानो कि ये हमारे पास दो मीडियम है, ये पहला मीडियम क्या है N1, दूसरा मीडियम क्या है N2। यहां से एक लाइट ऑफ बीम आई, टकराई, ठीक है, यहां पर आकर यहां पर आई और यहां पर टकराई इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट का नाम हमने दिया है T, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है, T। अब इस लाइट ऑफ बीम को ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है, जिस ट्रैक से आई उसे ट्रैक वहीं से चले जाना चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाकर ये कहां हुई, ये हमने नॉर्मल डाल दिया, ये हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल, तो ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब जैसे हम कहते हैं, तो ये हमने नॉर्मल डाला तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये लाइट ऑफ बीम क्या हुई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हुआ, आई, ये वाला एंगल क्या नाम क्या पड़ा, आर, ठीक है। तो ये हमारा रहा नॉर्मल, ये वाला एंगल क्या हुआ, आई, ये वाला एंगल क्या हुआ, आर, ठीक है, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। ये जो एंगल बना, ये जो रे आई है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो आई है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जिसका हिंदी में नाम क्या है, आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। चलो, तो इसका नाम क्या पड़ा, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये रही हमारी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्ट हुई है तो इसका नाम क्या पड़ा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है, क्या हुई, अपवर्तित किरण। ये क्या हुई, इंसिडेंट रे, ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर जिस पॉइंट पे आके ये रे टकराई है, जिस पॉइंट पे आके ये रे टकराई है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंटल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल पॉइंट, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंसिडेंटल पॉइंट, ठीक है, ये वाला हुआ हमारा इंसिडेंटल पॉइंट। और ये जो चीज है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये कोई मतलब ये मान लो कि ये पूरा एक मीडियम है, जैसे कांच का कोई स्लैब हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये देख के पता क्या चल रहा है कि यहां पर जो लाइट ऑफ बीम गई है वो कहां गई है, रेरर से कि डेंसर में, कि डेंसर से रेरर में। जाहिर सी बात है, रेरर से कहां गई है, डेंसर में, ठीक है। विरल से कहां गई है, सघन में, ठीक है। अच्छा, जो डेंसर मीडियम क्या होता है, अभी इनको हम डिटेल से समझ रहे हैं कि क्या रेरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, ठीक है। तो ये क्या हुई, इंसिडेंट रे, ये क्या हुई, इंसिडेंटल पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे,
ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल। ये जो दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल। ये जो हमने डाला है ये क्या है, नॉर्मल। आगे बात समझ में, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, नॉर्मल। और ये जो एंगल है आई, ये जो एंगल आई है इसका नाम हमने दिया इंसिडेंटल एंगल, ठीक है, इंसिडेंटल एंगल। जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंटल एंगल, ठीक है। ये जो आर है ये हमारा कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये जो आर है हमारा है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। आर हमारा क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। आर हमारा क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या हुआ, इंसिडेंटल एंगल। और ये क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्टेड एंगल। आगे बात समझ में, ठीक है। जो एंगल, ये जो एंगल मेजर किया जाएगा, इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंटल एंगल या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा, ठीक है। जो आई है, एंगल आई, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन, ठीक है, नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इंसिडेंटल एंगल, जिसे हम क्या से डिनोट करते हैं, आई से। और जो आर है वो क्या है, एंगल बिटवीन, ठीक है, क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे के बीच क्या है, जो एंगल किसके, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा मीडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या की बात करते हैं, मीडियम की। अब मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं, पता है हमें कि मीडियम दो टाइप के होते हैं। या तो मीडियम क्या होगा, रेयर होगा, या तो मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। या तो मीडियम रेयर होगा या फिर मीडियम डेंसर होगा। जो रेयर मीडियम होता है वो कौन सा मीडियम होता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, डिस्कशन क्या है हमारा, कि जो रेयर मीडियम होगा वो कौन सा मीडियम होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रेयर मीडियम की, ठीक है। कौन सी बात कर रहे हैं, रेयर मीडियम की। तो रेयर मीडियम क्या होगा, इस मीडियम में जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का इम्पैक्ट स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। इस मीडियम में जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का इम्पैक्ट स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। मान लो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो होती है आराम से पास आउट हो जाती है, ठीक है। मतलब जो लाइट के मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, जैसे गैस, ठीक है, जैसे गैस, ठीक है, जैसे गैस। आगे बात समझ में, रेयर मीडियम क्या है, जैसे गैस हो गया, ठीक है। अब सोचो डेंसर मीडियम क्या है, ठीक है। डेंसर मीडियम, नाम से ही पता चल रहा है कि डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। डेंसर मीडियम नाम से पता चल रहा है क्या है, डेंसिटी हाई होगी। अब डेंसिटी कैसे हाई होगी, यहाँ के तो मॉलिक्यूल दूर दूर थे, यहाँ के मॉलिक्यूल कैसे थे, दूर दूर, यहाँ के मॉलिक्यूल पास पास थे, ठीक है। यहाँ के मॉलिक्यूल क्या थे, पास पास, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूल पास पास है तो जो लाइट है वो कहाँ होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और यहाँ पर लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। यहाँ पर लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। आई बात समझ में, जो रेयर मीडियम है या फिर जो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की कहानी समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये रहा हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, कटोरा लेके भीख मांगो तुम, सोना सोना करते हुए, चलो ठीक है। तो आगे बात समझ में, तो अभी हमने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देख रहे हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर कोई लाइट ऑफ बीम कांच के स्लैब से पास करे तो, ठीक है, लाइट ऑफ बीम कहां से पास कर रही है, कांच के स्लैब से, ठीक
ठीक है, और ये बात पहले बताई जा चुकी है, ठीक है। या फिर अच्छा एक चीज और समझ लो पहले, वो चीज समझने से पहले, जो 90 डिग्री वाला केस था, कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि चलो अच्छा कांच के स्लैब में बता देते हैं कि मान लो कोई कांच का स्लैब है, ठीक है, ग्लास का कोई क्या है, स्लैब है, ग्लास का कोई स्लैब है। तो ग्लास के स्लैब से अगर लाइट पास हो रही है, ठीक है, ग्लास के स्लैब से अगर लाइट पास हो रही है तो कैसा इफेक्ट दिखता है। तो मान लो कि यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से लाइट आई और तिरछी आनी चाहिए, ये पता है। तो ये कहां है, ये वाला हमारा मीडियम कौन सा है, रेरर, ये वाला मीडियम हमारा कौन सा है, रेरर, और ये वाला कौन सा है, डेंसर, ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर, ठीक है। तो अब ये जो लाइट होगी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये लाइट जो होगी ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट कहां जा रही है, डेंसर से कहां जा रही है, रेरर में। फिर यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो लाइट कहां चली जाएगी, नॉर्मल से दूर है। कहां की, किसी लाइट अगर किसी ग्लास स्लैब से पास होती है, ठीक है, ग्लास का कोई स्लैब है, मतलब छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े से अगर लाइट पास करती है, तो मान लो कि ये कांच का स्लैब है, ठीक है, ये क्या है, कांच का स्लैब है जहां से लाइट पास करेगी, ठीक है। तो मान लो कि यहां से एक लाइट ऑफ बीम आई, ठीक है, लाइट ऑफ बीम यहां से आई और ऐसे टकराई। अब लाइट कहां गई है, रेरर से डेंसर में गई है। यहां वाला मीडियम कौन है, रेरर, ठीक है, यहां वाला मीडियम कौन है, रेरर, और लाइट कहां जा रही है, रेरर से डेंसर में। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब रेरर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, कांच का स्लैब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रेरर से डेंसर में गई, तो ये जो लाइट होती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल था हमारा, इस नॉर्मल को नाम हमने दिया n1, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हुआ हमारा I, ये वाला एंगल क्या हुआ हमारा R, ठीक है। अब क्या है, लाइट कहां जा रही है, अब की बार यहां पर देखो, तो जो लाइट है वो कहां जा रही है, डेंसर से रेरर में, ठीक है। तो ये मान लो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इसका, लाइट कहां जा रही है, डेंसर से, और डेंसर से रेरर में। तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब जो ये लाइट है, ये जो लाइट इंसिडेंट ऑफ जो इंसिडेंट रही थी, जो यहां पे आई थी, अगर उससे हम देखें तो ये लाइट कुछ पैरेलल शिफ्ट कर गई, जिसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी, क्या बोलते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को हम डी। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। घटना क्या, जो इनकी बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, जो इनकी बीच की डिस्टेंस है, वो भी कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो लाइट ऑफ बीम है, ठीक है, ये जो ऐसी आनी चाहिए थी, एकदम सीधा सीधा इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये पहले ऐसे बैंड हुई, तो यहां से फिर ऐसे बैंड हुई। अब काहे हुई ये पता है, यहाँ पर रेरर से कहां गई है, डेंसर, यहाँ डेंसर से कहां गई है, रेरर। तो दो नॉर्मल ड्रॉ किए हमने, एक नॉर्मल था n1, दूसरा नॉर्मल का हम नाम ले लेते हैं क्या, n2, ठीक है, दूसरा नॉर्मल का नाम ले लेते हैं n2। तब जो लाइट है, ठीक है, यहां से कुछ ऐसी आई है, यहां से फिर ऐसे बैंड हो गई, तो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर शिफ्टिंग हुई है, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर शिफ्टिंग हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैटरल, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसकी, मतलब ये जो लाइट आई थी इंसिडेंट रे के, मतलब ये ऐसे जानी चाहिए थी, ये जो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर एंगल आई है, ठीक है, एंगल आई जो है वो क्या हो जाए, 0, ठीक है, तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि ये कांच का स्लैब है, ठीक है, ये मान लो ये कांच का स्लैब है। अब इस कांच के स्लैब में कोई लाइट ऑफ बीम पास हुई है, ठीक है, लाइट ऑफ बीम पास हुई है। अब जैसे पास हुई है, मान लो ये परपेंडिकुलर आई है, ठीक है, और यहां पर जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है वो कुछ ये है, ये वाला नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। मान लो इस नॉर्मल का नाम देते हैं n1। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू कितना है, 0। तो जब एंगल I इज इक्वल टू 0 है, देन R भी 0 होगा, ठीक है।
मतलब इस केस में कोई रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इस केस में कोई रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब, ठीक है, वही बोला जाता है कि जो लाइट ऑफ बीम है वो कैसी आनी चाहिए, तिरछी आनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, अगर डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि लाइट ऑफ बीम तिरछी नहीं आ रही है तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि लाइट ऑफ बीम तिरछी नहीं आ रही तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है, क्या की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो बता दिया जाए, ठीक है। चलो अगला देख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। तो अगला हम देख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं वो क्या हैं कि अगर मान लो ये हमारा मीडियम क्या है N1, ये हमारा मीडियम क्या है N2, लाइट कहीं से कहीं गई है, चाहे रेयर से डेंसर में भेज दो या फिर डेंसर से रेयर में भेज दो। तो अब ये लाइट ऐसे मान लो ये बैंड हो गई है और ये हमने क्या डाला है, नॉर्मल, ये हमने क्या डाला है, नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसे गई है, ये हुआ एंगल हमारा I, ये हुआ एंगल हमारा R। इस रे को हम पता है क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल पॉइंट, इंसिडेंटल पॉइंट। चलो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल पॉइंट, इंसिडेंटल पॉइंट, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, इंसिडेंटल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ, इंसिडेंटल पॉइंट। और ये हमारी कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड रे, क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे। अब जरा देखो ध्यान से, ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं, अगर इसको हम प्लेन अजप्शन करें, इसको हम क्या करें, एक प्लेन अजप्शन करें, तो ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं। अगर इसको हम प्लेन अजप्शन करें तो एक ही प्लेन में है कि नहीं है, ऐसा कोई प्लेन है यहीं पर तीनों रेज हैं, मतलब सॉरी दो रेज हैं, ठीक है, और एक इंसिडेंटल पॉइंट है, ठीक है। आगे बात समझ ले, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंटल पॉइंट तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो पहला लॉ यही है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इंसिडेंटल पॉइंट पर जो डाला गया नॉर्मल है, ठीक है, क्या है, नॉर्मल, जो इंसिडेंटल पॉइंट पे डाला गया नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। अभिलंब जो है, ठीक है, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इंसिडेंटल पॉइंट पे जो नॉर्मल डाला गया है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे बात समझते हैं, तो तीनों एक तल में होंगे। फिर अगली बात कर रहे हैं सेकंड लॉ की, ठीक है। अगला जो लॉ है वो क्या है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ पहले लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, ठीक है, आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। तो जो अगली बात करते हैं वो क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। अगला जो लॉ है वो क्या है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ कौन सा लॉ है, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ। तो स्नेल साहब को एक बात समझ में आई, ठीक है, कि
लाइट ये मतलब आई और आर को कुछ हम ऐसा शिफ्ट करें, मतलब आई को हम कुछ ऐसा शिफ्ट करें, तो मतलब आई और आर का कुछ ऐसा रिलेशन है जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, आई और आर का कुछ ऐसा रिलेशन है जो कांस्टेंट रहता है। तो इन्होंने लॉ दिया, तो लॉ क्या था, इन्होंने बोला साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, या फिर कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। लॉ दिया साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट जो लाइट यूज करने को बोली, जो लाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक वर्णी होनी चाहिए, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक ही कलर की होनी चाहिए। जैसे लेजर में जो लाइट निकलती है वो एक ही कलर की होती है, चाहे वो रेड हो या फिर ब्लू हो या फिर ग्रीन हो, तो जो लेजर लाइट होती है वो एक ही कलर की होती है। तो मतलब लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, डिफरेंट डिफरेंट कलर की नहीं होनी चाहिए, लाइट एक ही कलर की होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। आगे बात समझ में, तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इन्होंने बोला कि यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो तो आपतन कोण की ज्या, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या, साइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या, सॉरी, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, मतलब जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को इन्होंने बोला, ठीक है, उस कांस्टेंट को इन्होंने बोला, नाम दिया n, क्या नाम दिया, n, जिसको हम पहचानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो इस लॉ को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n, क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे दिखाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। तो आगे बात समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो जब अपवर्तनांक को हम देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा मीडियम क्या है, पहला मीडियम है, ये हमारा कौन सा मीडियम है, दूसरा मीडियम है। लाइट कहां जा रही है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो मतलब अगर हम दूसरे, मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कौन सा, पहला मीडियम, ठीक है। कैसे लिखेंगे, क्लोज करो यार, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्नेल लॉ को, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू n। तो इस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2, जो लाइट ऑफ बीम है कहां गई है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कौन सा, पहला मीडियम। तो यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, n2 बाई n1, ठीक है। लिखना कैसे, जो ये वाला मीडियम है ये कहां रहेगा, ऊपर, ये वाला मीडियम कहां रहेगा, नीचे, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, n2 बाई n1, क्या लिखते हैं, n2 बाई n1, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर यहीं पर ये क्या होता, ठीक है, अगर ये यही क्या होता है 1 and 2, ठीक है, क्या होता है 1 and 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n1 बाई n2। आगे बात समझ में, क्या लिखते हैं, n1 बाई n2, ठीक है, ठीक है। तो ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे हम n या फिर म्यू से दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे दिखाते हैं, n और म्यू से। इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या, μ2 बाई μ1, ठीक है, क्या, μ2 बाई μ1, ठीक है। तो आगे बात समझ में, इसे हम क्या लिख सकते थे, μ2 बाई μ1, ठीक है। तो क्या करते हैं, मिटा दिया जाए इसे, ठीक है। आगे बात समझ में, स्नेल्स लॉ समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो। तो अगला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे मान लो कि पहला मीडियम हमारा क्या है, एयर, ठीक है, और दूसरा हमारा दूसरा कोई मीडियम है। पहला मीडियम हमारा क्या है, एयर, दूसरा हमारा कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो मीडियम होता है उसे क्या हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। पहला मीडियम क्या है, एयर, और दूसरा क्या है, ठीक है। मान लो कि ये वाला, ये मान लो ये लाइट ऑफ बीम गई है, ठीक है,
ये ऐसा है, ये कहानी ऐसी है कुछ। अच्छा, तो ये क्या है, ये एंगल क्या हुआ I, ये वाला एंगल क्या हुआ R, ठीक है, ये वाला एंगल क्या हुआ I, ये वाला हुआ एंगल R। तो यहां पर ये क्या है, पहला मीडियम या तो एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है, या तो एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है। तो ये दूसरा वाला कोई मीडियम क्या है, दूसरा वाला कोई भी मीडियम मान लो, ठीक है, दूसरा वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, कोई भी है, मान लो वाटर हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट, क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आगे बात समझ लें, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है, जो अगला डिस्कशन हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट और किसी मीडियम में जाने के बाद जो लाइट होती है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन क्या है, ठीक है। अगला जो डिस्कशन हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध क्या है, ठीक है, क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है, अपवर्तनांक एंड प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है क्या, ठीक है। तो जो रिलेशन है, पहली बात समझो कि रिफ्रैक्शन होता ही क्या है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है, किसी मीडियम में जाने के बाद, जैसे सोचो रेयर से डेंसर जा रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल होते हैं, कोलिजन वेलेजन होता है, तो इसकी वजह से उनकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी जो चेंज होती है उस वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v, ठीक है, क्या होता है, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू c/v, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू c/v, जहां पर c क्या है, ठीक है, n क्या है या फिर म्यू क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमारा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो c है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये रही हमारी स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो v है ये हमारी क्या हुई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब जो वैक्यूम या फिर एयर में, ठीक, सॉरी वैक्यूम में, ठीक है, कहां, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, उन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, तो क्या बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है c/v, या फिर म्यू इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है उसे हम क्या लिखते हैं, c/v, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या है, अपवर्तनांक, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी अगर हम देखें कि c की जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर हमें किसी दो में रिलेशन पता है, ठीक है, चाहे हमें यह पता है कि मीडियम में, अगर सोचो अगर हमें मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और ये वाली स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है वैक्यूम में क्या होती है, तो इनसे हम क्या बता सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम ये बता सकते हैं कि जो मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है। तो जो हमें रिलेशन पता है वो n इज इक्वल टू क्या पता है, c/v,
ठीक है, n इज इक्वल टू क्या पता है c बाई वी। तो हम मान के चल रहे हैं कि मान लो पहले केस नंबर फर्स्ट में देखो हम कुछ रिलेशन और दिखाना चाहते हैं। तो मान लो कि केस नंबर फर्स्ट है हमारा, जो लाइट ऑफ बीम गई है वो कहाँ गई है, एयर से, मान लो एयर से कहाँ गई है, जो एक लाइट ऑफ बीम आई है वो कहाँ गई है, एयर से जा रही है मान लो वाटर में या फिर ग्लास में, ठीक है, एयर से कहाँ जा रही है, चलो वाटर में गई है, तो वाटर डेंसर है तो ये कहाँ जाएगी, इसकी तरफ, अभिलंब की तरफ, जो नॉर्मल हमने डाला है नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड हो जाएगी। ये एंगल क्या हुआ हमारा आई, ये एंगल क्या हुआ हमारा आर, ठीक है, इधर से लाइट आई कचकचाते हुए निकल गई भाई साहब, ठीक है, तो ये यहाँ ये क्या हुई, बैंड हो गई। तो अब देखो जरा ध्यान से, लाइट कहाँ गई है, एयर से कहाँ गई है, ग्लास में, कहाँ गई है, एयर से ग्लास में, तो लाइट गई है एयर से, ANG, एयर से कहाँ गई है, ग्लास में। तो स्पीड ऑफ लाइट c तो वही रहनी है, कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। जो चेंज होना है वो क्या है, वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, वेलोसिटी इन ग्लास, जो चेंज होना है वो क्या होना है, वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं केस नंबर सेकंड की, केस नंबर सेकंड में क्या हुआ है, अगर लाइट कहाँ गई है, एयर से कहाँ गई है, अब की बार मान लो कहाँ गई है, वाटर में, फिर से वही कुछ कहानी होने वाली है, डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, डेंसर मीडियम में, तो ये फिर से क्या होगी, ये एंगल हुआ आई और ये वाला एंगल क्या हुआ आर, ये फिर से क्या होगी, बैंड हो जाएगी, ये फिर से क्या होगी, बैंड हो जाएगी अभिलंब की तरफ, ठीक है, इस तरफ झुक जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, लाइट कहाँ गई है, एयर से कहाँ गई है, लाइट एयर से कहाँ गई है, वाटर में, एयर से कहाँ गई है, वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, c बाई वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन वाटर। अब दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ANG ओवर ANW इज इक्वल टू c बाई VG, c बाई वेलोसिटी इन ग्लास और c बाई वेलोसिटी इन वाटर। c से c मर गया, ठीक है, c से c मर गया, क्या हुआ, ANG ओवर ANW, ठीक है, ये क्या हुआ, वेलोसिटी इन वाटर ऊपर, वेलोसिटी इन ग्लास नीचे की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी इन वाटर ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इन ग्लास कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये रहा हमारा रिलेशन, ठीक है, मेन रिलेशन हमारा कौन सा रहा, ये वाला, ठीक है, ये रिलेशन रहा हमारा, ठीक है, आगे बात समझ में। वेलोसिटी इन मतलब यहां पर क्या है, वेलोसिटी इन वाटर और वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, क्या गिवन है कि यदि किसी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जल में प्रकाश की चाल 2.26 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या गिवन है, c इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 × 10 की, हलवा सवाल एकदम, 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी इन मीडियम क्या गिवन है, जो भी वाटर में, ठीक है, वो क्या गिवन है, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो n इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें क्या पता है, c बाई v, ठीक है, फॉर्मूला क्या पता है, n इज इक्वल टू c बाई v। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं, 3 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 और ओवर 2.26 × 10 की पावर 8 बाई 10⁸ से 10⁸ मर गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, कितना है, n इज इक्वल टू 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आया, n इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। तो आगे बात समझ में, मतलब बहुत आसानी से, बहुत हलवा सवाल है, ठीक है। इसी तरह अगर सोचो किसी मीडियम की, जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, थोड़ा सा पलट दिया जाता, ठीक है, क्या होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हमें n इज इक्वल टू कितना गिवन होता, 1.33, ठीक है, और हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हमसे कोई बोलता है कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बताओ कितनी होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू हमें क्या पता है, c बाई v, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, v, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई v, c बाई n, वैल्यूज पुट अप कर देते, तो c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ ओवर n की वैल्यू कितनी है, 1.33, सॉल्व करते तो जो वैल्यू आती v की वो कितनी आती, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी आती वो कितनी आती, 2.26 × 10⁸, ये 10⁸ लिखा हुआ है, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे,
ठीक है, लाइट की रिवर्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो अगला डिस्कशन है हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे। चलो तो देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, हेडिंग लगेगी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, या फिर उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होगी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है कि मान लो ये कोई कांच का स्लैब है। ठीक है, अब कांच का स्लैब है, यहां पर लाइट ऑफ बीम जो पास आउट होती है, मतलब सोचो यहां पर कोई लाइट ऑफ बीम फॉल कर रही है, यहां पर फॉल करी, अब ये क्या है, इधर बैंड होगी हल्का सा, यहां पता है कि नॉर्मल डाला जाएगा। मान लो कि यहां पर हमने क्या डाल दिया है, नॉर्मल, तो ये हमारा रहा नॉर्मल, ये हुआ एंगल आई, ये वाला एंगल क्या हुआ आर, फिर से यहां पर हम क्या डालते हैं, एक नॉर्मल। तो अब की बार जो लाइट ऑफ बीम है ये क्या होगी, सर डिस्प्लेस हो जाएगी ना, मतलब भैया नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये जो एंगल क्या रहा हमारा आई, और ये वाला एंगल क्या रहा हमारा आर। ठीक है, तो ये कोई कांच का स्लैब है, मान लो कांच का स्लैब क्या है, ए बी सी डी, कांच का स्लैब क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये मीडियम क्या है हमारा N1, ये हमारा क्या है N2। भाई साहब ये वाला मीडियम कौन है, रेयर, और ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर। ये वाला मीडियम तो वही से भी डेंसर है। ठीक है, तो ये वाला मीडियम क्या है, डेंसर। और देखो सेम अपोजिट कहानी होती है, जब डेंसर से मान लो ये लाइट ऑफ बीम जा रही है तो देखो ये दूर हट जाती है। सेम देखो अपोजिट नहीं है, यहाँ आई तो मतलब अंदर की तरफ आ गई, और यहाँ पर क्या हुई, तो ये नॉर्मल से क्या हुई, दूर चली गई। ठीक है, सेम अपोजिट कहानी होती है। तो मान लो कि यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में, तो हम बात कर रहे हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर फर्स्ट में लाइट कहाँ जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर। रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर। तो लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। लाइट कहाँ गई है, 1 से 2। ठीक है, मान लो, अच्छा, या फिर मान लो कि ये वाला मीडियम क्या था, ए, जो मानना है मान लो, एयर, ग्लास, ठीक है, जो भी करना है कर लो। तो मान लो पहला मीडियम क्या था, N1, तो लाइट कहाँ गई है, पहले मीडियम से कहाँ गई है, दूसरे मीडियम में। लाइट कहाँ गई है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर, क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, लाइट कहाँ गई है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो साइन आई बाई साइन आर। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर रहे हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड क्या है, लाइट का जो ट्रैक है ना उसे चेंज कर दिया जाए। ट्रैक चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जो ट्रैक है वो चेंज कर देंगे, तो लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर से कहाँ जाएगी, डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में। लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर में। तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, 2n1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन जो आई था वो आर, जो आर था वो आई, मतलब एंगल जो होंगे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो साइन आर बाई साइन क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई। अब इन दोनों इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, इंटू साइन आर बाई साइन आई। ठीक है, यही तो होने वाला है, साइन आई। तो साइन आई से साइन आई भरा, साइन आर से साइन आर भरा। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो क्या बना, 1n2 क्रॉस 2n1 इज इक्वल टू 1। क्या बना, 1n2 क्रॉस 2n1 इज इक्वल टू 1, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 इज इक्वल टू 1 बाई 2n1। क्या हो जाएगा, 1n2 इज इक्वल टू 2n1। अगर 3 मीडियम है तो तीनों का मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, मान लो 3 मीडियम है तो तीनों का मल्टीपल करेंगे, और तीनों का मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो इसे हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 3 मीडियम है। ठीक है, जैसे मान लो पहला मीडियम क्या है, पहला मीडियम में ANG, लाइट कहाँ गई है, एयर से ग्लास में। ठीक है, फिर दूसरा मीडियम कौन सा है, GNA, ग्लास से कहाँ गई है, GNW, मतलब ग्लास से कहाँ गई है, वाटर में। तीसरा मीडियम हम मान लें ANW, इन तीनों का भी प्रोडक्ट कितना होगा, 1। इन तीनों का भी प्रोडक्ट कितना होगा, 1। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जो रिलेशन है वो क्या है, ऐसा है। ठीक है, लाइट के जब ट्रैक को पलट दिया जाए तो कुछ ये होता है।
ठीक है, लाइट के जो ट्रैक को पलट दिया जाए तो कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है हमें, ठीक है। क्या मिलता है, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या है, वायु के सापेक्ष जल एंड कांच के जो अपवर्तनांक है वो क्रमशः क्या गिवन है, 1/3 एंड 1/2। तो जल का कांच के सापेक्ष निकालना है, मतलब जो एयर का है, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में कौन है, वाटर। तो यहां पर सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एयर के रिस्पेक्ट में कौन है, एयर के रिस्पेक्ट में कौन है, वाटर। तो A&W इज इक्वल टू क्या गिवन है, एयर के रिस्पेक्ट में कौन है, वाटर, ठीक है, ठीक है। वायु के सापेक्ष कौन है, जल, तो कितना गिवन है, 1/3। और एयर के रिस्पेक्ट में कौन है, एयर के रिस्पेक्ट में कौन है, अगली बार क्या है, ग्लास। तो ये क्या गिवन है, 1/2। तो अब हमें क्या निकालना है, जल का कांच के सापेक्ष, ठीक है। तो ग्लास के रिस्पेक्ट में कौन है, ग्लास के रिस्पेक्ट में कौन है, हमें क्या निकालना है, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में किसको निकालना है, वाटर का, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A&W ओवर A&G। तो जो इस तरफ होता है वो डिवाइड में क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है ना। तो A&W ओवर ये क्या हो जाएगा, A&G, ठीक है। यहां पर जो जिसके रिस्पेक्ट में रहता है, ठीक है, ये वाला जो बताया नहीं था, जैसे 1 and 2 से बोला था, 1 and 2, तो जो 2 वाला है N2 वो हमेशा ऊपर रखना है ना, ऐसा बोला था ना। तो W वाला क्या हो गया, A&W वाला ऊपर, तो ये वाला क्या हो गया, नीचे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, 1/3 ओवर 1/2। तो कितना हो गया, 2 3 6, नहीं ये सबसे सॉरी, ये वाला टर्म कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2/3। जो G&W होगा वो हमारा क्या हुआ, 2/3, ठीक है। जो G&W होगा वो क्या होगा, 2/3, ठीक है। आगे बात समझ में, और इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं है क्योंकि ये यूनिटलेस है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, मैं स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। रीजन कॉज क्या है, क्योंकि हमें ये एंगल क्या गिवन है, 30 डिग्री, ये वाला कितना गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। स्पीड तो गिवन नहीं है कि n = c/v का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो हमें बताया कि स्नेल्स लॉ से यहाँ पर एंगल I, देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या है, इंसिडेंट कैसे पता चला, ये एरो इधर लगा हुआ, तो ये इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल I = हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री, कितना गिवन है, 30 डिग्री। और जो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होता था, R, ये वाला एंगल क्या होता था, I। जो एंगल R हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई फिक्र वाली बात, ठीक है। चलो भाई, तो अब हमें बताया कि I ये पता है, R ये पता है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n = क्या होता है, n = होता है sin I/sin R। क्या होता है, sin I/sin R, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगाया तो n = sin I की वैल्यू कितनी है, sin I की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, और sin R की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। कितनी है, 45 डिग्री। sin I की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और sin मतलब R की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो n = वैल्यूज पुट अप करते हैं। sin I की जो वैल्यू होती है, सॉरी sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। और यहाँ पर sin 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√2, ठीक है। तो अब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा टर्म में घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये वाले कहाँ हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो n = क्या हो जाएगा, √2 ओवर 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2, तो क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो √2 से √2 मर गया। n = कितना आया, 1/√2, ठीक है। कितना आया, 1/√2, ठीक है। अब क्या करते हैं, √2 की वैल्यू चाहिए तो मनो तो रख देना, क्या हो जाएगी, 1.14 करके, ठीक है। उसे डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, आंसर। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, ठीक है। अगला जो डिस्कशन होगा हमारा वो क्या होगा, अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्या है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। मिटा दिया जाए इसे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व कर लिया, 2 नंबर देखो जरा ध्यान से। तो 2 नंबर में क्या बोला गया है, ठीक है, ये हमारी एयर है, एयर से जो लाइट ऑफ बीम कहाँ जा रही है, वाटर में। तो जो एंगल गिवन है, मान लो यहां पर हम सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल।
अब अगर आप ये गलती करेंगे कि इस वाले एंगल को आई ले लेंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। 135 को लेके सॉल्व करेंगे तो गलत कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल और इसके बीच का एंगल क्या होता है आई, तो ये वाला एंगल क्या होता है आर, ठीक है। नॉर्मल कितने पे होता है 90 डिग्री पे, नॉर्मल के बीच का मतलब नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, और यहाँ से यहाँ तक का जो नॉर्मल है वो कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, नॉर्मल कितना है 90 डिग्री पे। तो अगर हमें एंगल आई निकालना है, एंगल आई निकालना है, तो देखो एंगल आई प्लस नॉर्मल, एंगल आई प्लस ये जो नॉर्मल है, ठीक है 90 डिग्री, ये मिलकर क्या बना रहा 135 डिग्री, ठीक है। क्या बना रहा 135 डिग्री। अरे भाई साहब ये 90 और ये आई मिला के क्या बना रहा 135। तो अगर हमें एंगल आई चाहिए तो क्या हो जाएगा 135 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो 135 से 90 निकल गया, कितना बचा 45 डिग्री। आई इज इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कितना आया 45 डिग्री। अब देखो यहां से ये जो नॉर्मल का एंगल है ये कितना है 90 डिग्री, और ये क्या है आर, ठीक है। तो अगर हम देखें एंगल आर निकालना है हमें, एंगल आर इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा एंगल आर प्लस का नॉर्मल का जो एंगल है 90 डिग्री, ये किसके बराबर है 120 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल आर निकालना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा 120 माइनस का 90 डिग्री, तो 120 में से 90 निकल गया, तो एंगल आर हमारा जो आया, एंगल आर हमारा जो आया, ठीक है, वो कितना आया 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। अब देखो जरा ध्यान से, हमें एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू पता चल चुकी है, एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं इनके मतलब जो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें पता है स्नेल्स लॉ से, ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो क्या लगाते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू पुटअप करते हैं, साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ओवर साइन 30 डिग्री, कितना साइन 30 डिग्री। तो n इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है पावर आधी, ठीक है। √2 का मतलब कितनी होती है पावर हाफ, 2 की पावर कितनी हाफ, 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो कितना हुआ 2 की पावर 1, मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 मर गया, ठीक है, एक √2 से एक √2 मर गया। जो n की वैल्यू आई, n की वैल्यू कितनी आई √2, n की वैल्यू कितनी आई √2, यूनिट इसकी कोई होती नहीं है, ठीक है। या फिर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.41, ठीक है। क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.41, या फिर √2 करके छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, वायु एंड कांच में प्रकाश की चालें जो गिवन है वो क्या गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 इंटू 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वायु के सापेक्ष कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। क्या बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये तो चीज तो पहले से पता है कि अगर कोई लाइट या फिर कोई लाइट अगर किसी भी मीडियम में फॉल करती है और मीडियम अगर डेंसर है, ठीक है, मीडियम कैसे है डेंसर है, रेयर नहीं है, मीडियम डेंसर है, तो वहां पर जो लाइट ऑफ बीम होती है, फिर जो लाइट होगी उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, वेलोसिटी क्या होती है चेंज हो जाती है, ठीक है। अगली बात समझ में। और इंटेंसिटी भी जाहिर सी बात है, इंटेंसिटी भी कमी होगी ना, वेलोसिटी चेंज हुई तो इंटेंसिटी भी कमी होगी, ठीक है। तो आ रही बात समझ में। तो मान लो कि कोई लाइट ऑफ बीम इसे फॉल करी है, ठीक है, मान लो कि ये हमारा कोई डेंसर मीडियम था, ठीक है, ऊपर वाला रेयर था, यहाँ से कोई लाइट ऑफ बीम फॉल करी है, तो अब ये क्या होगी नॉर्मल की तरफ झुक जाए, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल हुआ हमारा आई और ये वाला एंगल हुआ हमारा आर, वाला एंगल क्या हुआ आर, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मतलब यहाँ पर जो स्पीड है, मान लो ऊपर जो एयर में स्पीड होती है, एयर में जो स्पीड होगी वो c इज इक्वल टू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है, तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना, हमें यह बताना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है c/v, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू क्या होता है c/v।
तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो स्पीड है वो क्या है, मीडियम में कितनी है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू c की जो वैल्यू है वो क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 और v की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 8। तो दिक्कत, ठीक है, यहां देखो जरा ध्यान से, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 खत्म हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हुआ 3/2, कितना हुआ 3/2। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 3 को, तो डिवाइड करते हैं, तो यहां पर 1 टाइम जाएगा तो कितना आया 2 1 2, यहाँ 1 आया, डेसिमल लगाया 0, 2 5 10, ठीक है, ये पूरा का पूरा मर गया, कितना आया, n की जो वैल्यू आई, n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1.5, ठीक है, n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1.5, यूनिट इसकी कुछ होती नहीं है, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछ लिया होता, ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता, यही क्वेश्चन हमें क्या पूछ लिया होता, हमें क्या दे देता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता और बोलता कि यहां पर जो मीडियम है, ठीक है, जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है उसे निकालिए, ठीक है। मान लो कि हमें क्या दे देता, n इज इक्वल टू कितना गिवन है 1.5 और हमें c दे देता, c इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये हमसे पूछता कि जो मीडियम में वेलोसिटी है ना, जो मीडियम में वेलोसिटी है उससे कैलकुलेट करिए कि मीडियम में वेलोसिटी कितनी होगी। चलो देखते हैं ध्यान से, ये फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू c बाई वी है। अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, v को इधर ट्रांसफर करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c बाई n, क्या लिख सकते हैं c बाई n, तो c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई इसकी जो वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है। यहां से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर क्या लगेगा 0, तो ऊपर आया 30 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे कितना आया 15 से उड़ा दिया तो कितना आया 2 टाइम्स। तो जो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी आई है, ठीक है, मतलब जो लाइट की वेलोसिटी आई है मीडियम में वो कितनी आई है, कितनी आई है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो यहाँ की स्पीड निकली है वो क्या निकली है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आगे बात समझ में, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। और अगर हमें क्या गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो और तब हम क्या निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेम फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। और अगर हमें एंगल गिवन है, अगर यहीं पे हमें एंगल गिवन होता तो हम किसका यूज कर देते हैं, स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ का यूज करके हम ये बता देते हैं कि जो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका रिलेशन क्या होता है, एन इज इक्वल टू, हमने ये भी तो पढ़ा है, एन इज इक्वल टू क्या पढ़ा है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर। तो दोनों को लगाना कब है, इस वाले को कब लगाना है, जब यहां पर क्या है स्पीड गिवन है, और इसको कब लगाना है जब एंगल गिवन है। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई गिवन हो, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर आर गिवन हो, ठीक है। तो लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं लास्ट टाइम में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तुम्हें क्रिटिकल एंगल समझना है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, देखो अगर क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा कांच का स्लैब है, अगर हम क्या करें जो इंसिडेंट रे वाला जो एंगल है, इंसिडेंटल एंगल, इसे हम ज्यादा कर दे तो लाइट ऑफ बीम फिर रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट ना होके क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो देखो जरा केसेस समझो, मान लो केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ है, केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ है कि कोई लाइट ऑफ बीम थी, ये कांच का स्लैब था मान लो, ठीक है, कांच का एक मान लो ये स्लैब था, कोई लाइट ऑफ बीम थी और ये लाइट ऑफ बीम ऐसे फॉल करी है, रेडियल सेडेंसर में जा रही है, तो क्या होगी, रेडियल सेडेंसर में जा रही तो इसे सर बैंड हो जाएगी आई, ये वाला एंगल क्या हुआ आर, ठीक है। तो अब केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, अब लाइट ऑफ बीम को हमने क्या किया, मतलब जो एंगल आई है, इस एंगल आई को हमने और बढ़ा दिया, ठीक है, जो एंगल आई है
इस एंगल आई को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये कांच का स्लैब है, एंगल आई को जब हमने एक्सीड किया, ठीक है, और बढ़ा दिया, तो ये एक केस ऐसा आया कि ये जो लाइट है ना, ये यहां पर पहुंच गई। मतलब आई ऐसा आई है जिसके लिए जो एंगल आर है, जो एंगल आर है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण का मान, ठीक है, परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सॉरी क्या बोल गया मैं, ठीक है, आपतन कोण का मतलब यहां पर क्या है, हाँ, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उसे कैसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल से डिनोट कैसे करते हैं, से डिनोट करते हैं आईसी से। कैसे डिनोट करते हैं, आईसी से। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, आईसी से। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर जहां पर हम देखें तो क्रिटिकल एंगल हुआ ये हमारा क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, अगर क्या करते हैं हम आई को ज्यादा कर दें क्रिटिकल एंगल से, आई को हम किससे ज्यादा कर दें, क्रिटिकल एंगल से, तो इस केस में क्या होगा, जो लाइट है ना वो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे टकराएगी। मान लो कि ये कांच का स्लैब है और ऐसे टकराएगी, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लो ये टॉर्च लेके आए हैं, अब टॉर्च को हमने क्या किया है, अगर इस टॉर्च को 90 डिग्री पे, तो पहली बात तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सीधा निकल जाएगी, और थोड़ा एंगल को झुकाते जाएंगे तो ऐसे कर देंगे, तो ये एक केस ऐसा आएगा ना कि ये लाइट ऐसे टकराएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन बस बीच वाले कुछ एंगल में पॉसिबल होता है। ठीक है, बाकी अगर इसे हम ज्यादा बढ़ा देंगे, एक तो पहली बात तो 90 डिग्री पे निकलेगी, ऐसे जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, आई को क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं कि वाह, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे हम कौन सा नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो समझ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर हम क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखें तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू हमें पता है कि स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो यहां पर क्या गिवन है, r इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। r इज इक्वल टू 90 डिग्री पे i किस में चेंज हो जाता है, IC में। ठीक है, इस केस में i जो होता है, इसे i को हम क्या बोल देते हैं, IC। ठीक है, i क्या हो जाता है, IC। ठीक है, आगे बात समझ में, तो IC हो गया। अब देखो ध्यान से, n इज इक्वल टू साइन i की जगह पर कितना रखा, IC। ठीक है, और यहां पर कितना रखा, साइन r की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, ये क्या हुआ, 1 मीडियम से 2 में जा रही है। ठीक है, लाइट कहाँ, 1 से 2 में, तो यहाँ 1 से 2 में। ठीक है, साइन IC अगर हमें लिखना है 1 and 2 तो कितना हो जाएगा, साइन IC। लेकिन अगर हमें लिखना है 2 and 1 तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन IC। क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन IC। वैसे यहाँ तक की कोई जरूरत नहीं है, बस जस्ट ऐसे बता दिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे बात समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।